बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो आज हम लोग स्पेक्ट्रम में शुरुआत करने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उदारवादी चरण। ठीक है, देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। शुरू में उदारवादी चरण चलेगा, कब तक चलेगा? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। उदारवादी चरण स्वदेशी आंदोलन तक उदारवादी चरण ही होगा। ठीक है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, कुछ ऐसे नेता निकलेंगे जो कि मुख्यतः बंगाल से, महाराष्ट्र से, इन सब जगहों से कुछ ऐसे नेता आएंगे जो कि मतलब क्या रहेंगे, कांग्रेस की जो नीति में याचना करने की जो नीति जो थी उसमें वो विश्वास नहीं रखेंगे। ठीक है, मतलब जो ये आप देखोगे इसे स्वदेशी मूवमेंट जो शुरुआत जो होता है वो पूरी तरह से कांग्रेस को बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, और कांग्रेस में स्वदेशी मूवमेंट के बाद दो फूट भी पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे तो एक तरह से उग्रवाद, ठीक है, उग्रवाद का मतलब क्या होगा, एक तरह से आपका उत्थान होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर हम लोग तैयार करते हैं। कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में अखिल भारतीय, ठीक है, संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त रूप एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेनावृत्त अंग्रेजी अधिकारी को जाता है जिसका नाम था एओ हुम। एओ हुम की बात करेंगे, पूछा जाता क्या था, तो ये ध्यान में रखिए, इंडियन सिविल सर्वेंट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की एक जगह है। ठीक है, क्या नाम है, वहां से एक आईसीएस अधिकारी थे, नाम का इटावा। ठीक है, कहाँ का, कौन सा जगह है, इटावा के अधिकारी थे ये, हालांकि रिटायर कर गए थे ये। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक हुए थे, इटावा से आते थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो उनको श्रेय जाता है। एओ उनका पूरा पूरा नाम की बात करें, एलन ऑक्टुअन हुम होता है। ठीक है, एलन ऑक्टेन हुम करके ऐसे कुछ नाम है, वही इनका फुल फॉर्म है। ठीक है, जब 1883 में आप देखेंगे तो क्या होती है, प्रमुख नेताओं से मतलब क्या करते हैं, अपने संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है, 1883 में प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित करते हैं, और इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अभी कांग्रेस नाम आएगा, कांग्रेस नाम बाद में आएगा। ठीक है, शुरुआती चरण में आप देखोगे तो क्या नाम था इसका, अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1883 में ही होता है, और 1884 में इन्हीं के प्रयत्नों से, ठीक है, एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। ये भी पूछा जाएगा, कांग्रेस से पहले की संस्था है। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस होता है 1884 में, इसको बोलते हैं अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। उससे पहले आप देखोगे 1884 में, तो उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था स्थापित होता है जिसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। कब हुई थी स्थापना इंडियन नेशनल यूनियन की? ध्यान में, क्या 1884 में होता है। ठीक है, इसी यूनियन ने, ठीक है, इसी यूनियन ने पूना में, ठीक है, 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन दिक्कत हो गई। इसी यूनियन के द्वारा अखिल भारतीय, सॉरी, इंडियन नेशनल यूनियन के द्वारा एक निर्णय लिया गया से पूना में, ठीक है, राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे सब लोग मिलेंगे, और वहां पे एक सम्मेलन किया जाएगा। लेकिन पूना में होता हैजा फैल जाता, प्लेग, मुख्यतः क्या बोलते हैं, प्लेग। ठीक है, और इस कार्य का उत्तरदायित्व भी एओ हुम को सौंपा गया। से आप ही मतलब रखिए, से मतलब सभी लोगों को मतलब सभा में सम्मिलित करने के लिए आह्वान कीजिए, बात विचार किया जाएगा। लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, तो पूना से इसको शिफ्ट कर दिया गया, कहां पे, बंबई में इसको शिफ्ट कर दिया गया। सम्मेलन में भारत के सभी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन सम्मेलन भावी प्रमुख का किया गया। कुंभ के माने जा रहे हैं, तो ठीक, तो हम के साथ देखोगे तो देखो बनी और मुश्किल कांग्रेस पर है। ठीक, अधिवेशन की बनर्जी अधिवेशन किया था, भारत तो दो से बने कांग्रेस गठन में प्रमुख योगदान साहब साथ की विभिन्न प्रति भारत विभिन्न शहरों को
उस पल में से कौन है, तब जाके वो आपको समझ, अगर आपको बनना तो उस खातिर बनिए। अगर अस्पताल उसके लगे लाख जस्ट इसको नहीं होगा। ठीक है, इसको इसको समझिए इसको। ठीक है, आर्ट की तरह इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें याद हो जाएगी क्रमवार तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अधिवेशन जो हुआ, 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और आप यहाँ पे देखोगे इसमें विभिन्न शहरों से मतलब क्या थे, आए हुए थे। ठीक है, देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इनकी अध्यक्षता की और उसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। उस समय जो बड़े नेता थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, पूछा जाता है कितने बार रहे थे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी साहब। ठीक है, भारत के वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। ठीक है, बारूदीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फिरोज शाह मेहता जी जो कि बंबई के तिर्की में आते थे, फिरोज शाह मेहता हो गए, बारूदीन तैयब जी हो गए, और एक और भी बंबई के तिर्की में कौन थे, त्रिमूर्ति रनाडे साहब थे आई थिंक। ठीक है, ये तीनों मिलकर बंबई के तिर्की कहे जाते थे। तो बैरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता साहब थे, पी आनंद चावलू की बात करेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, रोमेश चंद्र दत्त हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, और गोपाल कृष्ण गोखले। जैसे कांग्रेस के शुरुआती मतलब क्या थे, अध्यक्ष थे, जिन्होंने कांग्रेस को एक राष्ट्रीय संस्था बनाने में प्रमुख भूमिका इन लोगों ने निभाई। अन्य महत्वपूर्ण नेताओं में बात करेंगे तो महादेव गोविंद रनाडे जस्टिस थे ये। ठीक है, जस्टिस रनाडे कहते थे इनको। ठीक है, जस्टिस थे। ठीक है, मतलब न्यायाधीश थे रनाडे साहब। बाल गंगाधर तिलक साहब की बात करेंगे, शिशिर कुमार घोष होंगे, मोतीलाल घोष हो गए, मदन मोहन मालवीय साहब हो गए। ये सब कांग्रेस के पहले के मतलब इनको कांग्रेस को आगे बढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। अब दक्षिण भारत भी इससे पीछे नहीं था। जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब की बात करेंगे, विजय रघुआचारी की बात करेंगे, पी आनंद चार्लू की बात करें, सब दक्षिण भारतीय नेता है। दिनसा इवाचा की बात करें, इन सब का प्रमुख योगदान रहा। ये कांग्रेस, देखिए यहाँ से बीपीएससी हमेशा प्रश्न उठा लेता है। कल कोई प्रश्न बोल भी रहा था, मैंने बोला भी था से कदम्बली गांगुली ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी, प्रथम ग्रेजुएट थी कदम्बली गांगुली। 1890 में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, कांग्रेस को संबोधित किया थी। यह कदम्बली भारत की करेंगे, संबोधित धन का ये संगम टैग जो होता है ना किसी पे पुरुष का, मतलब शांति भी थी, सारे संगठन से चलते, बहुत सारे समाचार पत्र हर हर का होता है। अखबार नहीं तारीफ हो रही, तो मतलब उसकी टाइप माउस आ जाता क्या है, लेकिन सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या था, क्वेश्चन है एग्जाम वाली, वाल्व क्या कहा जाए, ठीक है कि सुरक्षा। आप देखेंगे सबसे बड़ा दिक्कत क्या, 1857 जैसी क्रांति में अंग्रेज को मतलब एकदम हिला के रख दिया था। बहुत बलंडर मानी जाती है जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा हो गया।
अब भविष्य में ऐसा ब्लंडर न हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सोचा से भाई साहब गलतियां तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कोई ऐसी संस्था हो जो इनको मतलब क्या करे, इनको टर्मलाइज करे, इनकी बातों को मतलब राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम करे, ताकि भविष्य में इस तरह का फिर से मतलब बलवा ना हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको सुरक्षा कपाट, ठीक है, जिसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं, इसका व्यवस्था करना था, ताकि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो जन असंतोष जो बढ़ रहा था उसके लिए मतलब था ये। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए हुम को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है, और 1857 के बाद फिर एक प्रकार का ऐसा विद्रोह हो सकता है। इसीलिए एओ होम के द्वारा इस प्रकार की कदम को उठाए गए। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो जनता की दबी हुई भावनाएं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी। अगर मान लीजिए आपको एक लीडर मिल जाता, आपको एक संगठन मिल जाता, आप संगठन के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन लीडरशिप की अगर कमी हो जाएगी तो सब लोग अपने अपने मन का मालिक, अपने अपने लीडर है, तो ऐसे ही कंडीशन में क्या होगा ना, विद्रोह होगा। लेकिन आपका बात संगठन के माध्यम से रखा जाएगा तो मजबूती से रखा जाएगा, और संगठन में शक्ति होती है, तो इसीलिए मतलब कांग्रेस की स्थापना किया गया, जो कि मतलब ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार की हानि से बचाएगी। इसीलिए ह्यूम को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वो कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करे। इसलिए डफरिन से मतलब अनुशंसा किया गया से कांग्रेस की स्थापना मैं करने जा रहा हूं, इसमें किसी प्रकार का रुकावट का मतलब क्या करे, वो न करे। शुरुआती दिन में कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो ब्रिटिश सरकार भी मतलब क्या थी, तो उनका मतलब क्या बनी हुई थी, हिमायती बनी हुई थी। हालांकि भारत में आधुनिक इतिहासकारों ने सेफ्टी वाल्व की अवधारणा को लेकर मतक नहीं है, मतक करने का मतलब एक मत नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का मतलब क्या था, परिणाम था, न कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी थी। वे किसी ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते जिसके द्वारा भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सके। ठीक है, ऐसा माना गया। जबकि बहुत सारे इतिहासकार क्या करते हैं भाई साहब, अगर कांग्रेस की स्थापना नहीं होती तो हो सकता है कि राष्ट्रीय विद्रोह होता, और इस समय मतलब ये राष्ट्रीय विद्रोह 1857 के विद्रोह से ज्यादा सुनियोजित होता, और ऐसे कंडीशन में ब्रिटिश के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की गई, ताकि ब्रिटिश सरकार इसे क्या रखे, सुरक्षित रखे। इसलिए आप देखेंगे कांग्रेस की स्थापना होती है, उसमें ब्रिटिश सरकार के पास किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं लगाई जाती है। तो ये भी एक कथन है। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाता या इसमें व्यवधान पैदा किया जाता था, तथा सरकार इनकी अनुमति नहीं देती। किंतु स्वयं बस ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई जिसके कारण कांग्रेस की स्थापना मतलब क्या होता है, हो जाता है। बिपिन चंद्र के अनुसार, ठीक है, बिपिन चंद्र जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं बिपिन चंद्र साहब। ठीक है, मध्य सॉरी क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया के आधुनिक इतिहास के बहुत ही बेहतरीन लेखक बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तदित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया, मतलब उत्तेजित किया, जिसमें राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्र होने का, कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली, और इसी ने सेफ्टी बल की अवधारणा को भी मतलब क्या किया, जन्म दिया। स्टेटमेंट किनका है, तो बिपिन चंद्रा का स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा इसका प्रचार किया था लाल बाल पाल ने। वो लोग अपना मतलब वो करना हाँ चाहते थे बिल्कुल, ना। ठीक है, बिल्कुल। लाल पाल वाल की बात करेंगे तो कांग्रेस के शुरुआती नीतियों से बिल्कुल भी वो खफा रहते थे। ठीक है, और ये तीनों के दिनों कांग्रेस के विचारों से भी सहमति नहीं रखते थे। लाला राजपत था, बाल गंगाधर तिलक, और साथ में बिपिन चंद्र पाल साहब। ठीक है, लाल पाल बाल के नाम से जाने जाते थे। और कांग्रेस के लक्ष्य में उद्देश्य क्या थे, हाँ जाहिर सी बात है, कोई संस्था जब स्थापित होता है उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, उसके कुछ पर्पस होते, क्या थे। तो कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत में, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने में मंद गति से ही सही किंतु एक संगठित रूप से प्रारंभ हुआ। शुरू में बात करेंगे, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो था बहुत ही मतलब छोटे पैमाने पे और मंद गति से मतलब प्रारंभ होता, लेकिन एटलीस्ट शुरू तो हो गया, संगठित तो हो गया। कांग्रेस का आरंभ बहुत ही प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर किया गया था, किंतु धीरे धीरे उनके उद्देश्यों में परिवर्तन होता गया। शीघ्र ही वो राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवा बन गई। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो प्रारंभिक चरण के उद्देश्य की बात करेंगे, इनका उद्देश्य क्या था जरा समझिएगा। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना,
ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़े थे। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना प्रोत्साहित करना। ठीक है, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेता है या फिर कार्यकर्ता है, उनके साथ मतलब क्या करना, संबंध स्थापित करना, ताकि उनको भी मतलब क्या किया जाए, एक मंच पे लाया जा सके। और साथ में उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन करना, जो कि मतलब इम्पीरियलिज्म की बात करें, उपनिवेश का मतलब क्या है, विरोधी है, उस विचारधारा को प्रोत्साहन करना, उनका समर्थन करना। एक सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना, साथ में लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना, या फिर सिंपल शब्दों में बोले तो राष्ट्रवाद का विकास। क्या करना, तो राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये कांग्रेस के शुरुआती क्या थे, लक्ष्य थे। एक लक्ष्य और भी रह गया, भारतीय राष्ट्रीयवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उनका प्रसार करना। ठीक है, दोनों बात एक ही है, राष्ट्रवाद का विकास से ही आप इसको समझा सकते हैं। अब नरम दलीय कांग्रेस, ठीक है, आप देखेंगे कांग्रेस का बात करेंगे तो मैंने क्या बोला, जब तक देश में स्वदेशी मूवमेंट नहीं चलेगा तब तक इनमें कौन सा चरण रहेगा, तो नरम दलीय। जब तक स्वदेशी मूवमेंट नहीं चलेगा तब तक कांग्रेस में चल रहेगा कौन सा, नरम दल रहेगा कांग्रेस। ठीक है, जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट बंगाल से शुरू हो गया, ठीक है, तब जाके कांग्रेस अपने नीति में क्या करता, परिवर्तन करता, क्योंकि कुछ ऐसे नेता जो थे जो कि मतलब उदारवादी चरण से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो कांग्रेस का पहला चरण, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 से लेकर 1905 तक चलेगा। 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, और इस समय आप देखोगे तो चीजें क्या होती है, बहुत अधिक मतलब क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे प्रमुख नेता के बारे में हम लोग क्या जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेता, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण नेता में देखेंगे तो कांग्रेस के इस चरण में 1885 से 1885 से 1905 का जो चरण जो होगा, ठीक है, इसको उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। किस चरण के नाम से जानते हैं, उदारवादी चरण। ठीक है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता साहब, दिनसा वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, घोष नॉट बोस, इट्स घोष, बोस इनके विचार से बिल्कुल विपरीत, हार्दिक पे बम फेंक दिए थे 1912 में। ठीक है, ये घोष है जिन्होंने 1907 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सूरत में। ठीक है, बहुत जगह पे किताब में गलती करके बोस बना दिया गया है। आरसी दत्त की बात करेंगे, तैयब जी की बात करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, पी आर नायडू साहब, आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू पूरा नाम, ठीक है, एवं पंडित मदन मोहलवी इत्यादि सब की सब बात के उदारवादी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए इनमें से कौन सा उदारवादी नेता है, या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है। तीन ऑप्शन उसमें रहेंगे, सेम रहेंगे, एक अलग रहेंगे। कई बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, आपके सेट में भी आई थिंक क्वेश्चन था, परफेक्शन आइज का जब मैं सेट करवा रहा था तो उसमें उदारवादी नेता को अलग करना था ना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इत्यादि प्रमुख नेता थे। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से जाना जाता है। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। ठीक है, अहिंसक मतलब मार काट नहीं, ठीक है, बिल्कुल शांति से। इनकी विशेषता 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक को उभरने वाले नव राष्ट्रवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहते थे, से पृथक होकर थे। ठीक है, हम लोग शब्द जो प्रयोग करेंगे राष्ट्रवादी प्रयोग करेंगे, ठीक है, उग्रवाद प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार बता दे रहा हूं, वीडियो में जब भी प्रयोग करूंगा राष्ट्रवादी शब्द प्रयोग करूंगा, इनका मतलब होगा वैसे नेता जो कि मतलब इनके विचार से विपरीत है। उनका मानना था भाई साहब ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, इतना साल कर लिए, ये सब अगर तुम कर रहे हो ना तो ब्रिटिश को कहीं ना कहीं से हेल्प ही हो रहा है। ठीक है, तो अपने नीति को, अपने प्रतिक्रिया को बदलो, और थोड़ा सा हम लोग ब्रिटिश के प्रति क्या करते हैं, सख्ती से पेश करते हैं। वैसा विचार जो था राष्ट्रवादी नेता का था, जिनको बोला गया नव राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद का डिफिनेशन अलग अलग हो सकता है। हमने यूरोप के कॉन्सेप्ट से, भारत के कॉन्सेप्ट से कल के क्लास में बता दिया कि राष्ट्रवाद किस तरीके से काम करती है। उदारवादी उपागम, ठीक है, उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शन के पक्षधर थे। उदारवादी नेता क्या थे, प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन कानून के दायरे में। अब जैसे अभी भी क्या, अभी भी प्रदर्शन करना खराब नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, जमा हुई एक जगह, लेकिन आपके हाथों में हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अहिंसक, हिंसा नहीं कर सकते, शांति से प्रदर्शन कीजिए, है ना। उस समय भी ये लोग जो थे
कानून के दायरा में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शन के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की नीति अपेक्षाकृत की बात करेंगे धीमी थी, किंतु इसमें क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ धीरे धीरे, ठीक है। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को, ठीक है, शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं। उनका मानना था भाई साहब, ये अगर आप सोच रहे हो कि अंग्रेज जो है हमारे जो वास्तविक समस्या, हमारे रियल प्रॉब्लम्स, उनसे उनको बिल्कुल भी नाता रिश्ता नहीं है, तो गलत है, ठीक है। वो हमारे समस्याओं को जानते हैं। यदि सर्वसहमति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं आदि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करे तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगों को मतलब क्या कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। मतलब आपको क्या लग रहा है, ये कभी भी ब्रिटिश को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, स्वराज की बात नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं सरकार जो है ठीक है, ठीक है। अगर आप उनकी सरकार के समक्ष अगर अपनी मांगों को अगर रखते हैं, ठीक है, संस्था के माध्यम से भी सभी देशवासी के धीरे धीरे अपनी मांगों को रखे, तो सरकार एक समय में आपकी मांगों को मतलब क्या कर लेगी, स्वीकार कर लेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें ये किया करते थे, कहीं से भी सरकार को हटाने की पक्ष में नहीं थे। जबकि जो राष्ट्रवादी नेता जो आए वह इनके विचारों से बिल्कुल भी अवगत नहीं रखते थे। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला था भारतीयों में राष्ट्र प्रेम में चेतना जागृत करके राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना। देखिए, शिक्षा दूसरी चीजें होती है, राजनीतिक शिक्षा दूसरी चीज होती है। कोई बहुत लोग जो होंगे पढ़े लिखे बहुत होंगे, लेकिन अच्छे अच्छे पद पे होंगे, ठीक है। अब गांव शहर में आप चले जाइए, ठीक है, अच्छे अच्छे आईआईटीएन सब आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनके पास राजनीतिक मुद्दा जीरो होता, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज उनके पास जीरो होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या है, एक सामान्य सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो अच्छे खासे आप लोग में राजनीतिक चेतना इन सब का विकास हो चुका है, जो कि एक सामान्य स्टूडेंट से अलग हो। या आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट के पास जाएंगे तो ये सब जानकारी नहीं होगी, उससे पूछ दीजिएगा बताओ मतलब पब्लिक सेफ्टी थ्योरी क्या था, ठीक है, पब्लिक डिस्प्यूट बिल क्या था, तो कंफ्यूज हो जाएगा क्या था, ठीक है, क्योंकि उसने कभी इन सब चीजों को पढ़ा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने मतलब जो ये राष्ट्रवाद सॉरी ये जो उदारवादी नेता जो थे, इनका जो शुरुआती कोशिश यही था से भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत करें, ठीक है, एवं राजनीतिक मुद्दों पे उन्हें क्या करना, शिक्षित करना, मतलब वो अपने अधिकार को जाने, सरकार से किस प्रकार की मांगे रखना है वो उन जाने, ठीक है, ताकि संगठित हो और एक बड़े पैमाने पर जब राजनीतिक चेतना जब उनके अंतर्गत विकसित हो जाएगी, तब सरकार के ऊपर दबाव बनाकर अपने मांगों को मनवाया जाएगा, ठीक है। वो भी मांगों को मनवाया किस मार्फत से, ठीक है, पिटीशन अहिंसा दे के मार्फत से, ठीक है, करके। बिल्कुल, ठीक है। ठीक। एक लेटर के माध्यम से ये पत्र लिखेंगे, ये लोग पत्र तो भारत में भी लिखते थे, संसद को भी पत्र लिखते थे, ब्रिटिश संसद को भी कई पत्र इन लोगों ने लिखा था। एवं में एकता स्थापित करना। दूसरा, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। ब्रिटिश जनमत, आप देखेंगे इसी क्रम में क्या करेंगे, भारत में संस्था तो स्थापित होती ही है, बहुत सारे संस्था देखेंगे, पहले भी कुछ संस्था लंदन में स्थापित हुई, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्यों लंदन में स्थापित किया गया, क्योंकि उनका वहां पे उद्देश्य था, वहां पे जाके भारतीयों के लिए प्रचार करेंगे, वहां के जनमानस को अपने फेवर में करेंगे। और जब वहां की जनमानस अगर अपने फेवर में हो जाएगी, तो वहां की सरकार भारतीयों के लिए अच्छा नीति में सरकार मतलब नीति बहुत अच्छे तरीके से मतलब क्या करेगी, नीति बनाएगी। अब मतलब मान लीजिए, ठीक है, अमेरिका में बहुत बड़ा एक जनसंख्या जो है भारतीय है, ठीक है, तो अमेरिकन सरकार कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि भारतीयों के बिल्कुल ही मतलब भारत सरकार मतलब भारत के खिलाफ ऐसा कोई कानून जल्दी नहीं बनाना सोचेगी जो कि मतलब बिल्कुल भी मतलब डिफरेंट हो, मतलब वो भारत के हित को मतलब खराब करे। तो इनका मतलब यही था कि भाई साहब अब सरकार के ऊपर ही दबाव नहीं बनाएंगे, ब्रिटिश जनमत को भी मतलब इसलिए तैयार कर लेंगे ताकि मतलब ब्रिटिश सरकार अपने जनता के दबाव में आकर भारतीयों के पक्ष में, ठीक है, सुधार प्रक्रिया आरंभ करे। इसके लिए राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति अपनाई, अनुशंसा किया, प्रार्थना की, याचिका की। यदि वो असफल होते तो संवैधानिक विरोध का सहारा लेते। अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। मैंने बोला ना, ठीक है, तो मतलब ये भारत में जब नहीं कर पाते तो लंदन तक पहुंच जाते थे, वहां पे संस्था स्थापित करते थे, वहां पे भारत की जो समस्या जो है उनसे वहां के लोगों को अवगत कराते थे। इसका असर जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखने को मिलता था। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर दबाव बनता था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में मतलब क्या वायसराय वगैरह को कंसल्ट करती थी,
और तब जाके इनको मांगों को रखा गया था। इस मांग में सफल भी थे, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ सफल नहीं हुए, बहुत सारी चीजों को मनवाने में सफल भी हुए। अब यही रीजन था से दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन से चुनाव जीत जाते हैं। फिन्सबरी एक जगह है ब्रिटेन में, 1892 में वहां पे चुनाव होता है, और वहां पे 3 वर्षों तक संसद रहे। 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटेन के फिन्सबरी से संसद बनने वाले, ठीक है, व्यक्ति थे, जो कि लिबरल पार्टी के चुनाव पे वो जीते थे। तो वहां पर भी एक पार्टी थी लिबरल पार्टी, लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेबर तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको लेबर पार्टी के बारे में चर्चा देखने को मिला, आजादी के समय वही पार्टी थी, लेबर पार्टी ही थी, लेकिन उसका भी विचार थोड़ा था उदारवादी विचार था। अब यूरोप के पार्टी में आप देखोगे दो तरह की लेबर पार्टी होती है। लेबर पार्टी बेसिकली 1916 में जब रूस में रिवॉल्यूशन हुआ ना, उसके बाद वहां हाँ तब बनती है बनी थी, सारी। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस समय जो ये दादा भाई नौरोजी चुनाव जीते थे, और लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफी समय लंदन में बिताया तथा विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। तो नौरोजी साहब ने नहीं किया, अपने सहपाठी को भी वहां पे तैयार किया, जैसे मैडम भिकाजी रुस्तम कामा कौन थी, इनकी निजी आई सचिव थी, नो। ठीक है। इवन मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये कैंपेन किया था इनके लिए बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन में। निजी सचिव थी। तो बहुत सारे लोगों को मतलब क्या किया था वहां पे इन्होंने, मतलब वो करके रहे, जो कि आगे चल के भारत के पक्ष में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मूवमेंट को वहां पे रखा, भारतीयों की मांग को विदेशों में मतलब सामने रखा। 1890 में 1890 में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया, ठीक है। तो 1892 में चाहते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करने का इनका विचार था, किंतु 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण उन्होंने यह निर्णय स्थगित कर दिया। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इनका मानना था कि ब्रिटेन से अगर भारत का अगर संपर्क है तो ये भारतीयों के क्या है, भारतीयों के हित में है। और अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं है, मतलब अपने आप को अभी तक कैपेबल नहीं मानते थे, इसलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। मतलब ये मानते थे कि देखो विदेशी है कोई दिक्कत नहीं है, उपनिवेशी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसी का भारतीयकरण कर दो, मतलब उपनिवेशिक शासन का ही भारतीयकरण कर दो, प्रशासक वही रहेगा, लेकिन कानून बनेंगे, नियमावली बनेगी, भारतीयों के पक्ष में बन करेगा। तो उपनिवेशिक शासन का भारतीयकरण करने के पक्ष में जो थे उदारवादी थे, जबकि जो राष्ट्रवादी जो थे क्या कहते थे, वो कहते थे इसको उखाड़ फेंको, ठीक है। राष्ट्रवादी का कहना था, उग्रवादी शब्द में प्रयोग नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रवादी के कहना था विदेशी शासन के पक्षधर ही नहीं थे, वो स्वराज में विश्वास करते थे। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसका स्टेटमेंट है, तिलक साहब का स्टेटमेंट है ना। हाँ, तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, स्वराज में तो खुद का शासन है, खुद का शासन और उपनिवेशिक शासन का टाटा बाय बाय। तो उदारवादियों से जो उनका विचार जो होगा, राष्ट्रवादी का विचार बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्या उदारवादी विचारधारा प्रासंगिक नहीं था, क्या उदारवादियों ने जो इतनी जो कोशिश की तो उसका कोई परिणाम निकल कर नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा परिणाम निकल कर, अभी के समय में भी सॉफ्ट पॉलिटिक्स बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप लोग भी एक तरह से सॉफ्ट पॉलिटिक्स करते हैं, आप कैसे करते हैं सब बताऊंगा, लेकिन सब आदमी सॉफ्ट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट पॉलिटिक्स का योगदान होता है, ठीक है। अगर कोई यूट्यूबर, अमेरिकन यूट्यूबर जो है, कोई वीडियो बना के डालता है, उसमें देखिएगा भारतीय का व्यू जो होता है लाखों करोड़ों में होता है, वो सब एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो उग्रवादी जो थे एक तरह से देखेंगे सॉफ्ट पॉलिटिक्स करते थे। जब सॉफ्ट पॉलिटिक्स जब होता है ना, तो कोई भी सरकार उस देश के खिलाफ जल्दी मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट फुल डिसीजन नहीं लेती है, ठीक है। तो सॉफ्ट पॉलिटिक्स करने के लिए उदारवादी जो थे जाने जाते थे। अब देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान क्या था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों की इन्होंने आलोचना किया, ठीक है। यहां से भी 2 प्रश्न आता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को आर्थिक नीति की आलोचना करने में आप लोग नाम लेते हैं, लेकिन आरसी दत्ता और दिनसा वाचा का नाम भूल जाते थे, तीनों ने किया था, ठीक है। हालांकि पॉपुलर दादा भाई नौरोजी ने की, उन्होंने 1867 में कौन सी पुस्तक, 1867 में इनकी पुस्तक छपी थी, अन ब्रिटिश ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नौरोजी साहब जो थे फेमस हो गए, लेकिन आरसी दत्ता और दिनसा वाचा के नाम को नहीं भुला सकते, ठीक है। देखिए अनेक उदारवादी नेताओं, जिनमें से दादा भाई नौरोजी साहब, आरसी दत्त
और दिनसा वाचा एवं कुछ अन्य ने ब्रिटिश शासन के शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किया तथा उनके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए निकास का मतलब ड्रेनेज थ्योरी को प्रतिपादन किया। निकास का मतलब क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ एक एक थ्योरी। हाँ स्टेटमेंट एक था ना, एक स्टेटमेंट एक है तो मतलब ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी है, सब भारत के, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी से गंगा की सारे अच्छी चीजों को टेम्स नदी जो है सोख लेती है। मतलब भारत में जो भी चीज अच्छा है, भारत के जो भी संसाधन है वो टेम्स नदी में जाके क्या होता है, समा जाता है। मतलब भारत से चीजें किधर पलायन कर रही है, लंदन की तरफ पलायन। किसका स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा, आई थिंक नीचे दिया भी होगा, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था, स्पेक्ट्रम में ही पढ़ा था। लेकिन टेम्स नदी और भारत के गंगा नदी के बीच में कंपेयर करके वो स्टेटमेंट है जो कि बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, देखिएगा। और हमारी नीति ऐसी है कि गंगा की सबसे अच्छी चीजों को, ठीक है, टेम्स नदी सोख लेती है, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आर्थिक शोषण के लिए निकास थ्योरी देने का काम दादा भाई नौरोजी, ठीक है, आरसी दत्त ने भी, दिनसा वाचा जी का भी योगदान था। इन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत जो है निर्धन बनता जा रहा है, ठीक है। मतलब इनका जो नीति जो है, ये नीति क्या है, भारत को मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब क्या करना है, तो इनको निर्धन बनाना है, ठीक है। इनके अनुसार सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार से भारतीय कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात किया जा रहा है तथा ब्रिटेन से निर्मित माल को भारतीय बाजार में खपाया जाता है, भारत की लिए खुली लूट है। आपको पता होना चाहिए औद्योगिक क्रांति का जो सेंटर जो था आपका मतलब क्या था, इंग्लैंड था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो कहां से हुआ, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, रेडीमेड वस्तु का निर्माण होता है, उसके लिए क्या चाहिए, संसाधन चाहिए। अब भाई साहब यूरोप में संसाधन कहाँ से आएगा, जीरो संसाधन, क्योंकि भाई तो वह 6 से 7 महीना तो तुम्हारा पूरा यूरोप तो बर्फ से ढका हुआ रहता है, ऐसे कंडीशन संसाधन होगा ही नहीं। तो संसाधन के लिए इन्होंने अपने उपनिवेशों पे मतलब मुख्यतः मतलब ध्यान दिया। और इसमें जो सबसे जो बढ़िया जो उपनिवेश जो मिला उसको ईस्ट इंडिया में मिला, ठीक है। ईस्ट इंडिया कहने का मतलब क्या मेरा, इंडिया से नहीं है, ठीक है, ईस्ट इंडिया में आप चाइना भी ले लीजिए, बहुत सारा जो था वहां से इन्होंने रिसोर्स का खूब मतलब खपाया। भारत जो था मतलब ब्रिटिश का उपनिवेश था, तो यहां से क्या करते थे, ये क्या करते, उपनिवेश ले जाते थे, सॉरी यहाँ से क्या करते थे, संसाधन ले जाते थे। संसाधन में क्या होता था, खूब पेड़ का लकड़ी ले जाते थे, ठीक है। जब वहां पे रेलवे का विकास हुआ तो भारत में जंगल इतने धाराशाही तरीके से काटा गया, इतने बुरी तरीके से जंगल काटा गया, सो क्या बताया, ठीक है, क्योंकि रेलवे के लिए डब्बा बनाने से लेके पटरी वगैरह सब में रेलवे में उसका प्रयोग होता था, लकड़ी का प्रयोग होता था। अब ना आ गया पटरी के बीच में आप देखते हो सीमेंट वाला, लेकिन पहले लकड़ी का ही प्रयोग होता था। तो बहुत बड़े तरीके पे भारतीय संसाधन का दोहन किया गया। और ये लोग क्या करते थे, भारतीय संसाधन को दोहन करने के बाद वहां से जो रेडीमेड मटेरियल जो था उसको भारतीय बाजार में बेचते थे। जाहिर सी बात है, मशीनों के द्वारा बनाया गया जो सामान जो है उसकी कीमत कम होगी और उसके तुलना में भारतीय सामान महंगा बिकता था, हाथों से निर्मित होती थी। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, भारतीय बाजार पूरी तरीके से मतलब क्या होगा, समाप्त हो गया। बरसों बसाया, ठीक है, बरसों बसाया भारत में जो कॉटन इंडस्ट्री जो था, सूती वस्त्र उद्योग जो था, वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो औद्योगिकरण तो यूरोप में जन्म लिया, भारत में उसका क्या होगा, निरऔद्योगिकरण, मतलब उसका ठीक अपोजिट देखने को मिला। मतलब एक राष्ट्र काफी ग्रोथ कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके ग्रोथ करने से भारत क्या रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। वहां पे मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, भारत में क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से जो सामान जो आप बेच रहे हो, कहां पे बेच रहे हो, इंडिया में बेच रहे हो। और उस सामान बेचने से भारत का जो कुटीर उद्योग जैसे पूरी तरीके से मतलब क्या हुआ, तो समाप्त हो गया, ठीक है। एक तो आप हमारे यहाँ से संसाधन ले गए, ऊपर से उस संसाधन से जो सामान जो बना वो हमारे बाजार बाजार में आपने बेचे और सस्ते कीमत पे बेचे। आपने उस संसाधन पे टैक्स कम कर दिया, हमारे जो सामान थे उस पर आपने टैक्स भी बढ़ा दी। ऑलरेडी पहले से महंगा था क्योंकि हाथों से बनाया गया था। कुटीर उद्योग के अंतर्गत ज्यादातर चीजें जो देखेंगे, हस्तशिल्प उद्योग था, हाथों से तैयार होता था, महंगा तो ऑलरेडी था, और ऊपर से आपने उस पर टैक्स बढ़ा दिए। तो इस तरह से भारतीय उद्योग जो था पूरी मतलब गर्त में चला गया, ठीक है। इस प्रकार इन उदारवादियों ने अपने प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिसका मानना था कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण जो है उपनिवेशी शासन है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में पदस्थ अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन एवं अन्य उपहारों के रूप में भारतीय धन का काफी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज दिया हुआ है तमिलनाडु बोर्ड की किताब में कि ये जो पूरा पूरा जो ये मतलब दादा भाई नेहरू ने ये जो मतलब दिया था वो जगह मतलब सुखाया था, उसके बाद दिया था। तो उड़ीसा के सूखा के बाद दिया था। उड़ीसा में जो सुखाया था ना 1866-67, उसके बाद ये पूरा तो 67 में इनकी किताब जो थी ना 67 में छपी थी, ठीक है। हाँ, तो उड़ीसा में किया गया था।
तो देखिए यहाँ पे दो चीजें निकल गई। ये कर्मचारी जो थे, ब्रिटिश अधिकारी जो होते थे ना, ऐसा नहीं था कि मतलब भारत से बहुत प्यार करते थे, इनको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी इसलिए भारत में रहते थे। और जब भी इनको 2 दिन का थोड़ा भी इनको समय मिलता था ना, तुरंत इंग्लैंड भाग जाते थे। भारत से इनको बिल्कुल भी प्यार नहीं था, इनको जब भी मौका मिलता था तुरंत इंग्लैंड निकल जाते थे। जब भी इनके पास पैसा जो हो जाता था, वो इंग्लैंड में क्या करते थे, भेज देते थे। तो कर्मचारी को जो वेतन, जो अन्य उपहार जो मिलता है, जो कि भारतीय धन का काफी बड़ा हिस्सा था, इनको ब्रिटेन भेजते थे, जिससे भारतीय धन का तेजी से इंग्लैंड की ओर प्रभाव हो रहा है। अब मान लीजिए कोई विदेशी कंपनियां भारत में है, ठीक है, जस्ट लाइक समझिए, तो ब्रिटिश कंपनियां जब भारत में आएगी, कोई भी विदेशी कंपनी आएगी, तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो भारत में ही खर्च करेगी, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, भारत में तो निरौद्योगीकरण हो गया इनके आने से, और साथ में जब भी इनको मौका मिलता था ब्रिटेन निकल जाते थे खुद भी, और बहुत बड़ा हिस्सा क्या करते थे, ब्रिटेन भेजते थे। इससे मतलब क्या हुआ, धन का अपवाह जो था ब्रिटेन की तरफ हो गया भारत से। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर में सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए 2 उपाय सुझाए। पहला, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास तथा संरक्षण, एवं दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। समझ रहे हैं, मतलब विदेशी वस्तु का बहिष्कार। इस चीज को आगे चल के राष्ट्रवादी बहुत सीरियस लेंगे। आप देखोगे इस आगे चल के मतलब क्या होगा, तो मतलब वही स्वदेशी मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा, जिसका मूल उद्देश्य क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके तहत उन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, ठीक है, बगान श्रमिकों की दशा सुधारने एवं सैन्य खर्च में कटौती करने की भी मांग की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न को सेम टू सेम यहाँ से स्पेक्ट्रम परफेक्शन वालों ने उठा लिया था। तो उदारवादियों की शुरुआती मांग क्या थी, तो शुरुआती मांगों में क्या थी, उदारवादी की भू राजस्व की दर जो है उसको कमी करो, नमक के कर का उन्मूलन कर दीजिए, बगान श्रमिकों की दशा को सुधारी जाए, और साथ में सैन्य खर्च में कटौती की मांग किया गया। ठीक है, विशेष रूप से भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव नामक अध्याय जो था, पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें 28 नंबर पेज में दिया गया है। तो ये सब जो था इनका डिमांड था। ठीक है, अब व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार, ठीक है, किस प्रकार से इन लोगों ने किया, उनको हम लोग देखेंगे। 1920 तक, ठीक है, 1920 तक के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चैंसलर सुधार आता है, वहां तक भारत में व्यवस्थापिकाओं में कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। शपथनामा 1871 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए, लेकिन वह भी बहुत ही मतलब लिमिटेड थे। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल में सदस्यों की अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। ठीक है, मतलब अतिरिक्त सदस्य जो थे 6 से 12 तक बनाया गया था। 1861 में बजट वगैरह पे बात करने की बातें यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या मतलब अतल्प थी, मतलब बहुत कम थी। ठीक है, 1862 से 1892, 30 साल का वर्ष है। ठीक है, 1862 से 1892 तक जाओगे तो आप 30 वर्षों का समय मिलेगा। 30 वर्षों की अवधि में केवल 45 भारतीय ही इस परिषद के सदस्य बन सके, मतलब 30 वर्षों में मात्र 45, जिनमें कौन थे, वैसे लोग थे जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं, जिनमें अधिकांश धनी थे, प्रभावशाली थे। ठीक है, कुछ तो ऐसे राय बहादुर जैसे सरनेम वाले थे, कुछ राजे महाराजे भी थे, जैसे बनारस के राजा वगैरह जो था 1861 के बाद ही चुन लिया जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिनमें से अधिकांश लोग जो थे 30 वर्षों में जो 45 लोग जो चुने गए, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के लिए, जिनमें से अधिकांश धनी प्रभावशाली अंग्रेजों के भक्त थे, नाम मात्र के बौद्धिक व्यक्तियों प्रख्यात लोगों को इनकी सदस्यता मिली। इनमें से सैयद अहमद खान, ठीक है, कृष्णोदास पाल, ठीक है, बीएन मंडलिक, के एल नुलकर, रास बिहारी घोष जो थे प्रमुख थे, इनको भी जगह मिला था। ठीक है, 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर में एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया था, 1861 के एक्ट में। ठीक है, ऐसे में गवर्नर कौन था 1861 में, कौन होंगे, वायसराय, बताइए कौन था 1861 में, लॉर्ड कैनिंग ही तो थे। कैंग, हाँ हाँ, कैनिंग ही था। ठीक है, अब जो था 1885 से 1892 का जो काल जो होगा, तो 1885 से 1892 के मध्य राष्ट्रवादियों की संवैधानिक सुधारों की मांग ने मुख्यतः निम्न बिंदुओं पर केंद्रित रही। ठीक है, ये जो काल में जो 6-7 वर्ष का जो था, अंग्रेज की स्थापना के बाद 1892 में जो आता है, एक्ट आता है, उसके बाद आप देखेंगे किन बिंदुओं पर इन लोगों ने काम किया। तो परिषदों का विस्तार एवं इन्हें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, तथा परिषदों में सुधार हो, जैसे परिषदों और उनकी
अधिक अधिकार देना मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। इन सारे चीजों पे मतलब 1885 से लेकर 1892 राष्ट्रवादियों की मतलब डिमांड जो थी मुख्यतः थी कि मतलब परिषदों का विस्तार होना चाहिए, इसमें भारतीयों की मतलब भागीदारी मतलब बढ़ाना चाहिए, तथा परिषदों में सुधार हो, जैसे परिषदों और मतलब अत्यधिक मतलब अधिक अधिकार देना मतलब मुख्यतः जो था आर्थिक विषयों पे इन पे बात की गई। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक स्वशासन हेतु लंबी कार्य योजना बनाई, ठीक है। इनकी संवैधानिक सुधारों की मांग को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम बनाया, ठीक है। इससे पहले 1892 से पहले आई थिंक एक पत्र भी लिखा गया था, से मतलब 1892 में जो योजनाएं जो बनेगी वो भारतीय के मतलब हित में बने, ठीक है। किंतु इन अधूरे संवैधानिक सुधारों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई तथा अपने वार्षिक अधिवेशनों में इसने इन सुधारों की जमकर आलोचना की। अब यहाँ पे देखो, जब इनकी आलोचना जब होता है ना 1892 के बाद, ठीक है, ब्रिटिश सरकार 1893 से कांग्रेस से बहुत खुश थी, ठीक है, लेकिन 1892 के बाद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के थोड़ा विरोधी हो जाएगी, ठीक है, मतलब इनका रुख जो हो जाएगा, क्योंकि अभी आलोचना करना शुरू करेंगे तो ब्रिटिश जो थे कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। 1900 तक जाते जाते तो बहुत ज्यादा मतलब खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत जो कांग्रेस ब्रिटिश के खिलाफ होती है या फिर ब्रिटिश कांग्रेस के खिलाफ होते हैं, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1892 के एक्ट में ही थी, ठीक है, क्योंकि 1892 के एक्ट के बाद इनकी आलोचना की जाती है। इसके पश्चात, ठीक है, जमकर आलोचना की, और इसके पश्चात उसने मांग की कि इसमें निर्वासित भारतीयों का बहुमत हो। बजट में, ठीक है, ध्यान, बजट में, ठीक है, बजट में आप देखोगे, एक मिनट, बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाए। उन्होंने नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, ठीक है, नो रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं इसको, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये नारा है, ठीक है, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, ये नारा है। कहाँ से नारा संबंधित बताइए तो? अमेरिका से लिया गया हाँ, था। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा है, एडम्स ने दिया था इस नारा को, सैमुअल एडम्स का नारा है, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ही प्रमुख नारा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की मांग गति पकड़ने लगी। इसी समय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले व लोकमान्य तिलक ने स्वराज की मांग प्रारंभ कर दी, ठीक है। अब इन लोगों ने मतलब स्वराज की मांग प्रारंभ की, तो जाहिर सी बात है भाई, स्वराज की मांग लेकिन इसका स्वराज थोड़ा डिफरेंट तरह का स्वराज है, ठीक है। ये चाहते थे डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, इसको स्वराज पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन आगे चल के जब कांग्रेस जब मांगेगी तो इन्होंने बोला, स्वराज तो ऑलरेडी पहले मांग चुके थे, तो कांग्रेस ने बोला भाई साहब हमको पूर्ण स्वराज दे दो, ठीक है। स्वराज तो इन लोगों ने मांग लिया था, ठीक है। तो आगे चल के टोटल इंडिपेंडेंस की बात थी, ठीक है। अभी स्वराज में क्या था, इन लोग स्वराज में मतलब था एक डोमिनेंट स्टेटस, ठीक है, जहां की ऑलरेडी ब्रिटिश का रूल और भी बहुत जगह पे था, जस्ट लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जो था ना, ब्रिटिश सरकार जो थी वहां पे मतलब घरेलू मामले में इन लोगों को छूट दे रखा था, लेकिन विदेशी मामले को पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह का स्वशासित उपनिवेश था, उसी तरह की मांग जो थे वो लोग यहाँ पर भी कर रहे थे, ठीक है, दर्जा दिया जाए। फिरोज शाह मेहता एवं गोखले ने ब्रिटिश सरकार की इस मंशा की आलोचना की, जिसके तहत वो भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रही थी, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता एवं कांग्रेस गोखले ने ब्रिटिश सरकार की इस मंशा के मतलब क्या किया, आलोचना किया, जिसके तहत भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं की। स्वशासन मतलब किस तरह का, जो स्वशासन कनाडा में था, जो स्वशासन ऑस्ट्रेलिया में था, ठीक है। तो वहां कनाडा ऑस्ट्रेलिया में क्या था, डोमिनियन स्टेटस था। अभी भी आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे ना, तो वहां की जो मतलब हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं ब्रिटिश राजा रानी अभी भी होता है, ठीक है। रिमूव करने की बात चल रही है, लेकिन अभी भी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में हेड ऑफ स्टेट की बात करेंगे ब्रिटिश राजा रानी होता है, ठीक है। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि यह परिषदें भारतीय नेताओं के उद्गार मात्र प्रकट करने का मंच हो, ठीक है। मतलब अपने मतलब कॉन्सेंट्रेंस को केवल वो रख सके, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रवादियों ने इनके माध्यम से विभिन्न भारतीय समस्याओं की ओर भी ब्रिटिश सरकार का मतलब क्या किया, ध्यान को मतलब आकर्षित किया। अक्षम कार्यपालिका की खामियां उजागर करना, ठीक है, जो उनमें कमी थी, भेदभावपूर्ण नीति एवं प्रस्तावों का विरोध करना तथा आधारभूत आर्थिक मुद्दों को उठाना जैसे कार्य इन राष्ट्रवादियों के इन परिषदों के माध्यम से ही किए गए, ठीक है। अपने समाज के बहुत सारे मुद्दे के उठाए, जिनसे मतलब शुरुआती मुद्दे तो यही थे ना, उसने उनसे आजादी वगैरह का कुछ बात तो चल नहीं रहा था। जो शुरुआती मुद्दे जो थे उन सबको मतलब उठाने के काम मुख्यतः इन्होंने किया। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने समाजवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया तथा स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी हासिल की थी, जो कि इनकी शुरुआती उपलब्धि थी, ठीक है। उन्होंने देश के लोगों को राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का भी कार्य किया। राष्ट्रवादियों ने इस कार्यों से
भारतीयों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ। ठीक है, यही साम्राज्यवाद विरोधी भावना जो है जो आगे चल के इंडिपेंडेंस के रूप में परिणत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि साम्राज्यवाद का विरोध करोगे तो साम्राज्यवाद का विरोध, अब ये ब्रिटिश का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं। साम्राज्यवाद अपने आप में एक फिलोसफी है। ब्रिटिश का विरोध कर रहे हैं, जो पार्टिकुलर चीजों का विरोध कर रहे हैं, और साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं, ओवरऑल साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख सफलता यह रही कि वे इन कार्यक्रम एवं अभियानों का जनाधार नहीं बना सके। लीडरशिप थी नहीं भाई साहब, लीडरशिप तब तक नहीं आएगी जब तक संस्था गांव में जाके काम नहीं करेगी, संस्थाओं में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा। संस्था में कौन लोग थे? जस्टिस थे, वकील थे, सर थे, राय बहादुर थे। इनसे तो मिडिल क्लास लोग और मतलब क्या बोलते हैं आम आदमी तो कभी जुड़ ही नहीं सकेगा ना। कहां से संस्था कहां से चलती थी? मद्रास से चलती थी, बॉम्बे के लोग थे, कलकत्ता के लोग थे, बस हो गया, यही था। जब गांधी जब आता है, गांधी जब आते सॉरी, तो उन्होंने मतलब क्या किया, कांग्रेस को मतलब जनाधार से जोड़ने का कहानी मतलब काम किया। इसलिए एक स्टेटमेंट पे गांव देहात के लोग भी कहते हैं गांधी आया और आंधी लेकर आया। ठीक है, मतलब उन्होंने कांग्रेस को एक मास जनमत से लेवल जोड़ दिया। हाँ, रूट लेवल पे काम किया, बिल्कुल। मतलब गांधी जी ने ऐसे ऐसे मतलब चीजों का अपनाया जो कि उस समय बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सामूहिक तौर पे जाते थे, झाड़ू लगाते थे, ठीक है, लोगों का शौचालय तक का भ्रमण करते थे, साफ सफाई का क्या ध्यान रखा हुआ, ठीक है, रचनात्मक कार्य करते थे, दलितों के बस्ती में घूमते थे। इनसे क्या हुआ, लोगों को कांग्रेस के प्रति जनाधार बढ़ा, कांग्रेस के प्रति लोग जुड़े। और जब किसी संस्था का समाज के सभी वर्गों का वर्चस्व नहीं होगा तो संस्था कभी भी मतलब फुलफिल नहीं करेगी। ठीक है, तो कांग्रेस के शुरुआती दौर में सफलता इसलिए नहीं मिली। अब ब्रिटिश सरकार क्यों नहीं सुनी कांग्रेस के शुरुआती दौर में? क्योंकि भाई कांग्रेस क्या है, तब तो डफरिन किसने कहा था कि कांग्रेस एक अल्प मात्र समूह का मतलब प्रतिनिधित्व करती है? डफरिन नहीं कहा था ना, इसका स्टेटमेंट है, ये उसका था। हाँ हाँ, डफरिन ने कहा था जो छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। भाई जो कांग्रेस में दो चार लोग हैं तो क्यों हम तुम्हारा मतलब वो करें? अब इसी चल के कांग्रेस जब बड़ा जब बनने लगेगा तो आगे चल के ब्रिटिश सरकार मतलब क्या करेगी, इनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तौर पे कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग कांग्रेस से लोग जुड़ेंगे, तब ये रामसे मैकडोनाल्ड जो था सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करेगा, जिसको क्या बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, उससे घोषणा करके कांग्रेस के विभिन्न वर्गों में तोड़ने कॉमनल की कोशिश करेगा। अवार्ड। कॉमनल अवार्ड, ठीक है, कॉमनल अवार्ड कहते हैं। गांधी उनकी इस विफलता पे तगड़ा चोट करेगा और अम्बेडकर जी को बनाने पे मतलब तैयार हो जाते, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार ने 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना करने में मिंटो का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, और उसने कांग्रेस से एक बड़ा हिस्सा को अपने फेवर में कर लिया। चलो कांग्रेस भारत में नहीं सपोर्ट करेगी तो चलो भारत का एक पार्टी तो हमारे सपोर्ट में रहेगा। कांग्रेस के ऊपर उसने कोशिश किया, हिंदुत्व का टैग लगाने का कोशिश किया। लेकिन गांधी की लीडरशिप की ही हम बात करेंगे जो कि इसने इस चीज को भी मतलब क्या किया, काउंटर कर दिया। ठीक है, मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही और सभी को मत का अधिकार भी नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये सब रीजन था। ऊपर में हमारा जो छूट गया था, इसको खत्म करके इसको क्लास को एंड करेंगे, ये देख लेते हैं। ठीक है, भारत परिषद नियम 1892 का बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की दिनों दिन प्रति, ठीक है, लोकप्रियता के कारण विवश होकर ब्रिटिश सरकार 1892 में एक अन्य अधिनियम पारित करना पड़ा, जिसे भारतीय परिषद नियम 1892 के नाम से जाना जाता है, जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, इस उस वक्त समय भारत के जो वायसराय कौन था? मतलब डफरिन ही था, डफरिन 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 नहीं था। ठीक है, डफरिन था बिल्कुल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे 1885 में? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर किसी को याद है? चलो 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे 1857 में? वो तो ये था पामस्टन थे ना। पाल्मस्टन। ठीक है, इस समय कौन था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 1885 में था? एक मिनट, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 1885 में कौन था? लॉर्ड डर्बी। कौन? लॉर्ड डर्बी था। लॉर्ड डर्बी? रॉबर्ट वॉल 1885। ग्लैडस्टोन। एक मिनट, ग्लैडस्टोन था। क्या नाम था? ग्लैडस्टोन था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ग्लैडस्टोन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्लैडस्टोन था। ठीक है, सर इस वक्त जो वायसरॉय था वो लॉर्ड लैंसडाउन था। ठीक है, डफरिन नहीं था 1892 के कांग्रेस वक्त। की स्थापना के इस समय ना, कांग्रेस का स्थापना हाँ, के समय डफरिन था, इस समय तो लैंसडाउन आ जाएगा।
ठीक है, इस हाँ समय लाइंसडाउन आ जाएगा। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना के समय में आपका डफरिन था, मैंने कांग्रेस का स्थापना, इस समय तो लाइंसडाउन आ जाएगा। 1800 हाँ ठीक है, इस समय लाइंसडाउन आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम की बात की, इसमें प्रमुख चीजें क्या थी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में से 4 सदस्यों की वृद्धि की गई। ठीक है, नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। जो पहले मतलब कितनी थी संख्या, 6 से 10 तक होती थी। अब मतलब कम से कम 10 संख्या हो सकती थी। ठीक है, अधिकतम कितनी हो सकती थी, अधिक 16 हो सकती। ठीक है, इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को, ठीक है, भारत में स्वीकार किया। भारतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा किया गया था। ठीक है, मतलब इसमें वोटिंग का तो राइट था नहीं, तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता था। तो भारतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य नहीं है। ठीक है, ध्यान में, गैर सरकारी सदस्य का कैसे होते थे, तो बंगाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों से इनके द्वारा चुना जाता था अप्रत्यक्ष तौर पर। ठीक है, सदस्यों की अनुशंसा कैसे होती थी, विश्वविद्यालय, नगरपालिका, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाता था। जस्ट लाइक समझिए राज्यसभा में जिस तरीके से अभी नहीं है, किसी विशेष संस्था से मतलब प्रतिनिधित्व जो होते उनके चुन कर आते, उसी तरीके से किया जाता। ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, सिंपल शब्दों में कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार था। 1861 वाले में भी बजट पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 1861 वाले में भी अधिकार था, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। 1892 वाले में भी अधिकार दिया गया, साथ में प्रश्न भी पूछ सकते थे, मतलब क्रॉस क्वेश्चन जो होता है ना, काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे। विधानमंडलों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर, ठीक है, प्रश्न पूछने का भी अधिकार जो था मिल गया, जो कि शुरू में नहीं मिला था। ठीक है, भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि करना, ठीक है, क्या था, उपहासजनक था, मतलब मजाक बनाया गया। विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। निर्वाचन की व्यवस्था नाम मात्र की थी। ठीक है, मतलब अभी जो भारतीय जो चुने जाते थे तो गैर सरकारी सदस्य होते थे। पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद में बैठक अपने पूरे कार्यकाल में 1909 तक सिर्फ 13 दिन, 13 प्रति वर्ष के वार्षिक औसत से आयोजित हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तथा इसके कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या मात्र कितनी थी, 5 थी। 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या मतलब कितनी थी, 5 थी। गैर सरकारी सदस्यों का बजट पर संशोधन का प्रस्ताव करने, मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, बजट पे संशोधन करना और मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। सदस्यों का पूरा पुरुष प्रश्न का अधिकार नहीं था, और न ही मतलब क्या कहते थे, विमर्शित प्रश्न का उत्तर भी दे सकते थे। तो मतलब ये भी था एक तरह के, मतलब रिप्रेजेंटेशन तो दिया गया, लेकिन एक तरह से देखेंगे तो केवल मतलब मौखिक रूप से ही था। ठीक है, इसकी वास्तविकता से कोई लेनी देनी नहीं थी। अब इतने बड़ी जनसंख्या में 4 सदस्यों को आप बढ़ाते हैं, ठीक है, इतना बड़ा जनसंख्या था उस समय देश का भी। ठीक है, आई थिंक उस समय भी देश की जनसंख्या, आजादी के समय देश की जनसंख्या 30 करोड़ के साथ आसपास था। ठीक है, 30 करोड़ के, तो उस समय भी कितना रहा होगा, 20 करोड़ तो रहा ही होगा। लेकिन ये एक तरह का मतलब नाम मात्र की व्यवस्था थी। ठीक है, कल के क्लास में जो हम लोग देखेंगे, जो हमारा कहाँ से क्लासेस होगा, सामान्य प्रशासनिक सुधारे होते उदारवादियों के मतलब क्या प्रयास थे, उन्होंने सामान्य प्रशासकीय सुधारों के लिए किस प्रकार से मतलब मतलब उन्होंने प्रयत्न किए, इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में देखेंगे।